हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारी पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, तो विच राइट हैज़ बिन वेस्टेड सुप्रीमेसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा राइट है जो कि हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सुप्रीम माना गया है। तो राइट टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रीली मीन्स ये एक राइट है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना किसी प्रेशर के फ्रीली इलेक्ट कर पाएँ। ठीक, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या नेचर होता है, हम कैसे पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे। पहले तो वो वॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से उसका रिलेशन होना चाहिए। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ठीक है, मीन्स ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। विच काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव रेडिकल आइडियोलॉजीज़। तो कौन सी टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास क्या होता है कि रेडिकल आइडियोलॉजीज़ होते हैं। ठीक है, तो रेडिकल आइडियोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि वो एक सड़क चेंज चाहते हैं। ठीक है, तो वो है लेफ्ट पार्टी। ठीक है, इसको हम लेफ्टिस्ट बोलते हैं। व्हाट इज़ द आइडियोलॉजिकल स्टैंड फॉर राइट विंग पार्टीज़। तो जो भी राइट विंग पार्टीज़ होते हैं, ठीक है, वो उनका क्या आइडियोलॉजी होता है, उनका आइडियोलॉजी है कि कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी मीन्स जैसे चल रहा है चलने दो। ठीक, विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड लिबरलिज्म एट देयर आइडियोलॉजी। तो कौन सी टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लिबरल है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा तुरंत सडन चेंज भी नहीं लाना है और जैसा पहले हुआ था उससे सेम टू सेम नहीं करना है। वो थी सेंट्रिस्ट पार्टी। ठीक है, बीच वाली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम डू एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जहाँ भी डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे तो पार्टी सिस्टम है ही। तो वहाँ पे कितने टाइप्स के मतलब किस किस टाइप के पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला तो वन पार्टी सिस्टम जैसे कि चाइना, टू पार्टी सिस्टम देख सकते हैं हम यूएस। ठीक है, उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे कि इंडिया, यहाँ पे बहुत सारी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ठीक है, एंड बहुत सारी पार्टी। ठीक, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि हमारे कंट्री में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। ये आर्टिकल 343, 44, 24A में लिखा गया है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज़ मैंडेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो मतलब कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और कहाँ पे दिया गया है 324A में। ठीक है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इट विल बी अ पॉलिटिकल पार्टी, इसको अप्रूव कौन करेगा, ये करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विथ सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो अगर कोई पर्सन चाहता है कि हम इस पार्टी को फलाना पार्टी को, हम XYZ पार्टी को एक हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराए, तो इसके लिए वो सेक्शन 29A, ये किसका सेक्शन है, RPA एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत उसको रजिस्टर करा सकता है। आगे हमारा है टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो कौन से ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो 1950 में। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल पोल्स इज डिसाइडेड। तो कौन सा एक्ट है पार्लियामेंट का जो कि डिसाइड करता है कि जो वोटर्स है ना वो कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, उनका इलेक्टोरल रोल्स कैसे डिसाइड होगा, कैसे प्रिपेयर होगा, ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मीन्स RPA एक्ट 1950 में। विच एक्ट मेड प्रोविजंस फॉर डिस्प्यूट रिड्रेशल इन मैटर्स कनेक्टेड टू इलेक्शन। तो अगर कोई भी कौन सा एक्ट ये बताता है कि अगर कोई भी इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये दिया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। विच प्रोविजंस डिड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडेड विथ रिगार्ड्स टू द MPs एंड MLAs। तो MP और MLA के लिए क्या क्या प्रोविजंस RPA एक्ट में दिया गया है, तो इसमें प्रोविजंस फॉर क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs। तो कौन से एक्ट में ये लिखा गया हो कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी और कौन से नेशनल पार्टी होगी। ठीक है, ये दिया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर वोटिंग राइट्स टू नॉट डिसाइडिंग इंडियन इन रीजनल इलेक्शंस।
तो रीजनल इलेक्शंस में जो भी नॉन रिसाइडिंग इंडियंस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो भी वोट कर सकते हैं। ये दिया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2010 में। विच एक्ट प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ पर्सन राइट if he or she is public police custody or in jail to file a nomination for an election। तो कौन सा एक्ट ये प्रोविज़न प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि हम इलेक्शन में के लिए नॉमिनेशन भेजें, ठीक है, उनका भी अपना वोट डालने का मन है, ठीक है, तो वो डाल सकते हैं बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2013। What is the subject matter of representation of people एक्ट 1951। तो 1951 का जो RPA एक्ट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें क्या बताया गया है, प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, मीन्स एक्चुअली इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे, ठीक है, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप लिया जाएगा, तो उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में किस टाइप का पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब बहुत सारे पार्टीज यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हु डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। तो किसने ये बताया कि जब स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंस मिला था हमें, तो उस टाइम में एक्चुअली जो वन पार्टी सिस्टम डोमिनेंट है, ठीक है। तो जिस टाइम में हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है, तो उस टाइम में क्या था कि कांग्रेस ही बस प्रिवेल कर रही थी। तो किसने कहा कि स्टार्टिंग के फेज़ में वन पार्टी सिस्टम डोमिनेंट थी, तो ये रजनी कोठारी ने कहा था, ठीक है। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टीज इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ, तो वो 8 पार्टी, ठीक है। इन विच ईयर डिड 2 पॉलिटिकल पार्टीज गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से साल में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन प्राप्त किया, तो 1985 में। हु हैड प्रपोज द पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो किसने कहा था कि डेमोक्रेसी तो होना चाहिए इंडिया में, ठीक है, बट पार्टी लेस होना चाहिए, ये बोलता जयप्रकाश नारायण ने। हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने। वन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1885 में, ठीक है। व्हाट इज़ द पार्टी सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है पार्टी सिंबल, तो हैंड। हु वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में CPI है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था, तो M.N. रॉय ने 1925 में। व्हाट इज़ द पार्टी सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क्या है पार्टी सिंबल, तो वो है ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल, ठीक है। वेयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फॉर्म। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में CPI, ठीक है, तो ये कब फॉर्म हुआ, 1964 में, ये मार्क्सिस्ट पे इनका विज़न था। हु वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि जिसका आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट पे बेस्ड था, उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, A.K. गोपालन। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूछेगा तो उसके फाउंडर कौन थे, M.N. रॉय। लेकिन जब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड होगा तो वहाँ पे आएंगे A.K. गोपालन। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ हैमर, सिकल एंड स्टार एज इट्स नेशनल सिंबल। तो कौन से पॉलिटिकल पार्टी के पास हैमर, सिकल एंड स्टार एज अ पॉलिटिकल सिंबल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। वन वाज भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड। तो BJP है ना, जो भी भारतीय जनता पार्टी, इनका फॉर्मेशन कब हुआ, 1980 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो फाउंडर थे वो कौन थे, श्यामा प्रकाश मुखर्जी। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रेसिडेंट कौन बने, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के स्थापना किसने किया था, वो किया था शरद पवार ने, ठीक है, 1999 में। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016। तो कौन सी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था 2016 में, वो था तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस TMC। व्हाट इज़ द पार्टी सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का पार्टी सिंबल क्या था, एनालॉग क्लॉक, ठीक है। ऐसे कांग्रेस पार्टी का क्या है सिंबल, हैंड है, ठीक है। लेकिन जब बोलेगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तो उसका सिंबल है एनालॉग क्लॉक। In which state within the Indian Union the candidates have the freedom to choose symbol from the list of free symbol specified by Election Commission। तो कौन से स्टेट में ऐसा है कि कोई भी
अगर पार्टी है, ठीक है, वो अपने लिए सिंबल चूज़ कर सकती है फॉर द फ्री सिंबल स्पेसिफाइड, जो कि इलेक्शन कमीशन जारी करती है, तो वो है असम स्टेट। इन विच ईयर डिड सुप्रीम कोर्ट आस्क द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज टू कम क्लीन एंड एक्सप्लेन देयर हेजिटेशन टू डिस्क्लोज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, डोनेशंस, फंडिंग। तो कौन से साल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला नेशनल पार्टीज़ को कि आपको फंडिंग कहाँ से मिलती है, ठीक है, आप जो इतना इलेक्शन में खर्च करते हैं, इन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर कितना होता है कि इलेक्शन में कहाँ कहाँ से डोनेशंस आती है, कहाँ से फंडिंग आती है, उसका डिटेल्स डिस्क्लोज करने के लिए कहा जुलाई 2015 में। In March 2015, which constitutional body declared that all national and regional parties to be public authorities under Right of Information Act? तो मार्च 2015 में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने ये कहा कि क्योंकि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है, इट्स पब्लिक अथॉरिटी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या इनमें भी क्या होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू होना चाहिए। तो ये बोला था चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन विच स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइंटली लॉन्च्ड भूपोरातम मूवमेंट? तो कौन से स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने मिल करके एक मूवमेंट लॉन्च किया, वो था भूपोरातम, वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास एक नेशनल पार्टी का नाम है, सिंबल है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्टी इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका सिंबल है हैंड और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इसका सिंबल है ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल एंड इस्टेब्लिश हुआ था 1925 में। दैन नेक्स्ट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CPM, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को क्या बोलेंगे शॉर्ट में? CPI। तो CPM का जो सिंबल है वो हैमर, सिकल एंड स्टार एंड ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। भारतीय जनता पार्टी BJP, इसका सिंबल लोटस और इस्टेब्लिश 1980 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी BSP, इसका सिंबल एलिफेंट है, ये इस्टेब्लिश 1984 में हुआ था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, इसका सिंबल है एनालॉग क्लॉक, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि इस्टेब्लिश किया गया, इसका सिंबल है जोरा घास फूल, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। विच शेड्यूल हैज़ बीन एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, ये शेड्यूल कौन सा शेड्यूल में जोड़ा गया? तो ये 10th शेड्यूल में, ठीक है। Which amendment to Indian Constitution provided for the disqualification of the members of Parliament and the state legislature on the ground of defection from one political party to another? अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर मान लीजिए वो एक एक्स पार्टी से जीत करके जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन जीतने के बाद वो वाई पार्टी में चला जाता है, मीन्स उसका मेंबरशिप ले लेता है, तो इसके साथ लोगों के सामने क्या हुआ, ये चीट ही हुआ ना, कि मतलब हमने वोट उस पार्टी का सोच के दिया था, अब पार्टी चेंज कर लिया। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है। और ये प्रोविज़न 10th शेड्यूल में दिया गया, और ये कब लाया गया था? बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the anti-defection law, who is empowered to decide on any question regarding the disqualification arising out of defection? मीन्स अगर कोई पर्सन अगर पार्टी चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट और नॉट, इट विल बी डिसाइडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मीन्स स्पीकर, अगर स्पीकर उसको लीड कर रहे हैं तो। हु इज़ एम्पावर्ड टू मेक रूल्स विद रिगार्ड्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ? तो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो कौन बनाएंगे? वो बनाएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अगर लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मीन्स वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिक्लेयर्ड दैट द कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन? तो कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसमें क्या होगा कि कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, मीन्स उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिव्यू कर सकती है। ये बोला था कि हो तो होल्लम केस में 1993 में, ठीक है। विथ रिगार्ड्स टू विच लॉ राजीव गांधी स्टेटेड दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ? तो कौन से लॉ के बारे में राजीव गांधी ने कहा था कि इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड क्लीनिंग पब्लिक लाइफ, ठीक है। ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। विच कमेटी रिकमेंडेड द ओमिशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल?
तो कौन सी कमेटी ने ये मतलब रिकमेंड किया कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए 10th शेड्यूल लाया गया है, ठीक है, उसको ओमिट कर देना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कहा था दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में। Which amendment of Indian Constitution omitted the exception provision regarding the disqualification on the ground of defection not to apply in case of splits? तो कौन से मतलब अमेंडमेंट पे ये बोला गया कि अगर बाय चांस एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, ठीक है, और इससे अगर पार्टी ही पूरी स्प्लिट हो जाती है तो उस केस में दैट विल नॉट बी वैलिड, ही विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला गया था। हु इज़ एम्पावर्ड टू मेक रूल्स विथ रिगार्ड्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये हमने पढ़ चुका है कि अगर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाना है तो इट विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी डिसाइडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस, ठीक है। विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द प्रोविजंस टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि किसी भी स्टेट में या फिर एक कैबिनेट में कितने मिनिस्टर्स होंगे उसके नंबर को फिक्स कर दिया गया। तो इट इज़ 15% फॉर ऑल स्टेट्स, है ना, बट इट इज़ 10% फॉर द दिल्ली, ठीक। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, ये कहाँ से हमने बोरो किया है? यूनाइटेड किंगडम से थे, यूके से, ठीक है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री? तो हमारी कंट्री में जो भी इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है, तो ये कौन कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है? तो आर्टिकल 324 से 329 इन कौन से पार्ट में? 15 में, पार्ट 15 में, ठीक है। Which article of Indian Constitution specifies that no person is eligible for inclusion on electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex? तो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन इलेक्टोरल रोल में इस वजह से एलिजिबल होता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेसिस पे, तो इट विल नॉट बी वैलिड। ये आर्टिकल 325 में लिखा गया है। Which article provided for elections to the houses of people and legislative assemblies of state on the basis of adult suffrage? तो कौन सा आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो भी मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा में जाएंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट होके जाएंगे बाय द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो आर्टिकल 326 में ये चीज़ लिखा हुआ है। Which article deals with the powers of parliament to make provisions with respect to elections to legislature? तो लेजिस्लेचर का इलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए रूल्स भी कौन बना सकती है? तो ये बना सकती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 327। Which article of Indian Constitution bars the interference of courts in matters of electoral? तो कौन सा आर्टिकल है जो कि कोर्ट्स को मतलब इंटरफेयर करने से रोकता है इन द मैटर्स ऑफ इलेक्टोरल? तो आर्टिकल 329। Which article of Indian Constitution makes special provisions as to elections to Parliament in case of Prime Minister and Speaker? तो कौन सा आर्टिकल है जो कि स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, ठीक है। तो आर्टिकल 329A में। विच हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन, बाकी 3 मेंबर्स, ठीक है। तो उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which article of Indian Constitution provides for an independent election commission in order to ensure free and fair elections in the country? तो हमारी कंट्री में जो भी इलेक्शंस हो, ठीक है, वो फ्री एंड फेयर हो, वो बेहतर तरीके से हो, इसको इंश्योर कौन करता है? इसको करता है इंश्योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 324 के तहत। While deciding any question relating to the disqualification of any member of parliament, the president shall obtain whose opinion? तो अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेगा, ठीक है, तो वो लेगा ओपिनियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे तो उनका क्या टेन्योर होगा, उनका क्या कार्यकाल होगा, ठीक है। उनका या तो 6 ईयर होगा, ठीक है, या तो 65 ईयर्स, जो भी पहले होगा ही विल बी रिटायर्ड, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि वुमेन थी, ठीक है, वो कौन थी? वी.एस. रामा देवी, ठीक है, वी.एस. रामा देवी। विच इलेक्शंस विद इन इंडियन टेरिटरी इज़ नॉट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन? तो कौन से इलेक्शन को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन मीन्स जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट नहीं कराती है, वह है लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है।
According to Article 325 of Indian Constitution, what is the age of eligibility to vote for elections to the Lok Sabha and State Legislative Assembly? तो अगर किसी भी पर्सन को है ना कि अगर वोट देना है फॉर द लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो उसका एज कितना होना चाहिए? तो वो 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। पहले 21 ईयर्स था, लेकिन इट वॉज रिड्यूस टू 18। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 325 में। इन इंडिया हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द इलेक्शन लिस्ट? तो इलेक्शन लिस्ट जो प्रिपेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका होता है? वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो एज है, ठीक है, वो 21 से 18 कर दिया गया? तो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू। हु इज empowered टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू द लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो किसके पास ये पावर है कि जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्शंस फॉर द लोक सभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके अंडर रूल्स बना सकती है। तो उसकी पावर है पार्लियामेंट के पास। वन इज़ द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट हो रहा था? 25 जनवरी को। इस दिन ही क्यों? क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सिंस विच ईयर नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो नेशनल वोटर डे हम लोग कब से स्टार्ट किए हैं सेलिब्रेट करना? 2011 से। आगे हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, कैसे कैसे इलेक्शंस के प्रोसेस में अब तक क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। When was open ballot voting through proxy of voters belonging to armed and paramilitary forces introduced in India? तो इंडिया में जो भी पर्सन जो कि आर्म फोर्सेस या फिर पारामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए ओपन बैलेट सिस्टम को स्टार्ट किया गया। तो ये 2003 से स्टार्ट किया गया। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं? तो वहाँ पे 3 मेंबर्स होते हैं और इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे और बाकी 2 मेंबर होंगे। When did इलेक्शन कमीशन बिकम अ 3 मेंबर बॉडी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 मेंबर का बॉडी कब बना था? 1989 में। विच कमिटी रिकमेंडेड द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया? तो किसने, कौन से कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि स्टेट्स को कैसे फंडिंग मिलती है फॉर द इलेक्शंस इन इंडिया? ये था इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो ये नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 25 जनवरी को। कब से? 2011 से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कमिटीज़ है, ठीक है। तो ये क्यों बनाया गया था? इस कमेटी का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? फॉर द एग्जामिनिंग इलेक्टोरल सिस्टम। तो हमारा जो वोटिंग सिस्टम है उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। तो 1974 में कमेटी बनी थी, टारकुंडे कमेटी। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी। 1993 में वोहरा कमेटी। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। 1999 में लाव कमीशन। 2000 से 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 2004 में बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म। 2007 में बना था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस। 2010 में बना था टंका कमेटी, ठीक है। इन विच ईयर द लोक सभा इलेक्शंस वेयर कंडक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार जो लोकसभा इलेक्शन जो कि ईवीएम मशीन की तरह हुआ था, ठीक है। तो ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो पहली बार इलेक्शन हुआ था बाय दिस मेथड 2004 में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट? तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस वीवीपैट ऑन अ लार्ज स्केल? तो कौन से स्टेट में पहली बार वीवीपैट को लार्ज स्केल पर इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो था मिजोरम। इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द नोटा सिस्टम मीन्स नन ऑफ द एबव ऑप्शन इन द बैलेट? तो पहले क्या होता है ना कि एक ऑप्शन होता था कि मतलब जो भी सबका सारे कंटेस्टेंट का नाम होता था उसके आगे सिंबल होता था, लेकिन मतलब अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कोई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि किसको वोट देना है, तो वो क्या करेगा? वहाँ जाकर के नन ऑफ द एबव जाके क्लिक कर देगा, ठीक है। तो ये सिस्टम पहले नहीं था, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2015 में। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नन ऑफ द एबव, ठीक है। Which article of the Indian Constitution states that the Parliament is empowered to make provisions with respect to all matters relating to elections to either House of the Parliament or House of the State Legislature? तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो जो भी प्रोविजन जो भी रूल्स हैं, ठीक है, फॉर द इलेक्शंस जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा उसके लिए रूल्स बना सके। तो आर्टिकल 327 में इसे लिखा गया है।
विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब इंट्रोड्यूस किया गया? 29 जनवरी 2019 में। बाय विच मीन द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को कब इंट्रोड्यूस किया गया, बाय विच मीन्स? तो ये बाय फाइनेंस बिल 2017। व्हाट इज़ द वैलिडिटी फॉर द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का क्या वैलिडिटी है? तो ये है वैलिडिटी 15 डेज़ का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेलिमिटेशन, ठीक है, डेलिमिटेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द प्रोविजंस टू लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उनका जो साइज़ है वो कम हो गया। मीन्स अब वो कितना होगा? 15% ही हो सकता है। दिल्ली में तो बस 10% हो सकता है। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हुआ, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट बाय लॉ इनेक्ट्स अ डेलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस। तो कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो डेलिमिटेशन को इनेक्ट करती है बाय एवरी सेंसस, ठीक है। ये आर्टिकल 82 में दिया हुआ है। हु एस्टैब्लिशेस एन इंडिपेंडेंट डेलिमिटेशन कमीशन। तो कौन है जो कि एक इंडिपेंडेंट डेलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश करता है? तो वो पार्लियामेंट बाय लॉज को पास करके। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन। तो डीलिमिटेशन कमीशन का जो स्ट्रेंथ है, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? तो 3 मेंबर्स। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन दैट देयर वुड बी नो डेलिमिटेशन टिल 2001। तो कौन से अमेंडमेंट में बोला गया है कि 2001 तक में कोई डेलिमिटेशन नहीं होगा? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इस चीज़ को बोला गया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन फॉर्म्ड टिल नाउ। तो अब तक कितने डीलिमिटेशन कमीशंस को फॉर्म किया जा चुका है? तो 4। 1952 में, 1962 में, 1972 और 2002 में। व्हाट इज़ द फुल टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी इन द हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं टोटल, ठीक है, यही मतलब हुआ कि कितनी कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में। तो 543। विच काइंड ऑफ इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल अप अ सीट रेंडर्ड वैकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। तो अगर कोई पर्सन का सीट अगर वैकेंट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ, अगर उसका डेथ हो जाता है, ठीक है, या फिर वो रिज़ाइन कर दे या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, उस केस में क्या होगा कि उस सीट पे एक प्रॉपर इलेक्शन होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब हर किसी का एक विज़न होता है, ठीक है, तो उस विज़न को क्या बोलते हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो, ठीक है। विच काइंड ऑफ इलेक्शंस आर हेल्ड आउट ऑफ शेड्यूल ड्यू टू इट्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो कौन से इलेक्शंस है, ठीक है, जिसको हेल्ड किया जा सकता है जस्ट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसको हम लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन, मीन्स बीच में इलेक्शन हो जाए, 5 ईयर्स पूरा होने से पहले ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर ग्रुप्स। हु हैज़ कैरेक्टराइज्ड प्रेशर ग्रुप्स एज एनोनिमस एम्पायर। तो किसने ये कहा कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो इट एक्ट्स एज अ एनोनिमस एम्पायर, ये बोला था फाइनर ने। व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स का और नाम क्या है? इसका नाम है इंटरेस्ट ग्रुप एंड वेस्टेड ग्रुप्स। हु व्यूज़ प्रेशर ग्रुप्स एज एन अनऑफिशियल गवर्नमेंट। तो ये किसने बताया कि प्रेशर ग्रुप्स का क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट को है ना, जो मतलब ये करे कि कोई लॉज है, ठीक है, तो गलत है तो उसका अपोज करे। तो प्रेशर ग्रुप्स इज़ एन अनऑफिशियल गवर्नमेंट, ये किसने कहा था? ये कहा था रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने। हु हैज़ क्लासिफाइड प्रेशर ग्रुप्स इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। तो किसने प्रेशर ग्रुप्स को 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था? वो था आलमंड एंड पॉवेल। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एज आइडेंटिफाइड बाय आलमंड एंड पॉवेल। तो आलमंड और या फिर पॉवेल के द्वारा जो भी अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स को डिवाइड किया गया था वो कौन कौन सा था? इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, एनोमिक और नॉन एसोसिएशनल। विच काइंड ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन और प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन। तो कौन सा किस काइंड ऑफ ग्रुप को फॉर्म किया जाता है? बाय द प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा, वह इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज अ टाइप ऑफ विच कैटेगरी ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है, ठीक है, वो कौन से प्रेशर ग्रुप के द्वारा फॉर्म किया जाता है? तो वो एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा। विच काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप्स हैव एनालॉगी विद द इंडिविजुअल सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। तो कौन से प्रेशर ग्रुप्स में क्या होता है कि वो अपना एक उनका खुद का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, खुद का एक सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको कहते हैं एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है।
विद सेट ऑफ लॉज वर्क एज गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के टाइम में जो भी कंटेस्टेंट हैं, ठीक है, जो भी नॉमिनीज़ हैं, उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, क्या क्या उनके लिए गाइडलाइंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हु इज ऑथराइजेज एंड इशूज़ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। तो जो भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उस टाइम में क्या मॉडल ऑफ कंडक्ट होगा, ये कौन इशू करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउ मेनी प्रोविजंस आर मैंशनड इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कितने प्रोविजंस को मैंशन किया गया है, तो 8 प्रोविजंस को। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स आर इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आर्टिकल 324 में से इसको लिखा गया है। विच ईयर द इलेक्शन कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इशूड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इसका मतलब क्या होगा कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, ठीक है, कैसे ऐसा ट्रीट करना है और टू द कंटेस्टेंट को, मतलब जो भी वोटर्स हैं उसके साथ। तो 1971 में सबसे पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सम स्टेट। देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।